मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में सेट 6 इंटरमीडिएट गणित 2020 सेट कोड है 324 YY के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 4 और 5 कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रश्न 4 और 5 कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 6 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न छठे का बताया गया है क्या fx बराबर x स्क्वायर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r से परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r, जहां r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, एक ही आच्छादक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इस प्रश्न को हल करवा चुके हैं। कहां पे हल करवाया था देख लो यहाँ पे सेट 3xc प्रश्न दूसरे का था। तो आप लोग कर लेना इसे क्योंकि ये प्रश्न रिपीट हुआ है। लेकिन कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि सर प्रश्न को लगवाने से पहले ये बता दिया करिए कि प्रश्न जो है किस पार्ट से लिया गया है। चलो ये भी आपको हम बता देते हैं। प्रश्न छठे का जो है पार्ट 1 से लिया गया है, संबंध एवं फलन से। ठीक है, तो इसको तो आप लोग लगा ही लेना है। अब यहाँ पे देख लो अगला प्रश्न। यहाँ पर बताया गया परवलय x स्क्वायर बराबर 4y और वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये भी बता देते हैं कि ये प्रश्न किस पार्ट से लिया गया है। पार्ट 8 से लिया गया है, समाकलनों के अनुप्रयोग से। अब कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, 1 बाय 1 प्रश्नों को हम बता देंगे कि किस पार्ट से लिया गया है। आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो। गणित में हमें 100 में से 100 चाहिए और जो प्रश्न हम यहाँ पर लगवा रहे हैं इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है आपको। किताब से क्या होता है, कोई भी टॉपर नहीं बनता है। किताब आप पढ़ लो, कभी भी टॉपर नहीं बन सकते। किताब से क्या करना है, बेसिक प्लस फार्मूले आप लोग तैयार कर लेना है। और जो प्रश्न हम हल करवाते हैं यहाँ पे, इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस करो। 1 घंटा 2 घंटा जितना टाइम आपके पास हो, रोज आपको प्रैक्टिस करना है और इन्हीं प्रश्नों को देख के जाना है जब आपका पेपर हो। ये मेरा आपसे वादा है, कोई सा प्रश्न पेपर में आउट नहीं होगा। पूरा का पूरा पेपर फंस जाएगा जो यहाँ पर हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं मिलेगा पेपर में जो आपको ये लगे कि सर ने ये प्रश्न बताया ही नहीं है। कोई प्रश्न आउट नहीं होगा, सारे के सारे आपको प्रश्न मिल जाएंगे जो यहाँ पर हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपका काम यही है, रोज 1 घंटा या 2 घंटे या 1.5 घंटे जितना आपके पास टाइम हो प्रैक्टिस करते रहना है। ये मेरा आपसे वादा है कि आपके गणित में 100 में 100 आएंगे, क्योंकि जब आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो बुद्धि में प्रश्न बस जाते हैं और जब बस जाते हैं तो गारंटी से 100 में से 100 ही नंबर आते हैं। हमने आपको बताया कि YouTube पे क्या होता है, धोखाधड़ी बहुत चल रही है भाई। इतनी धोखाधड़ी चल रही है कि 80 प्लस चाहिए, 90 प्लस चाहिए। अरे हमको क्यों चाहिए 80 प्लस, हमको 90 प्लस क्यों चाहिए, हमको 100 में से 100 चाहिए, दिला दो। तो 100 में से 100 चाहिए ऐसे थोड़ी मिलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत से टीचर बताते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनसे ये कहना खुद आए हैं 90 प्लस जो हमको करवाओगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट से कभी भी बच्चा टॉपर नहीं बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट से जिंदगी खराब होती है। बाद में क्या होता है, उन टीचरों को गाली ही मिलती हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बताते हैं 90 प्लस चाहिए, 80 प्लस चाहिए। उनको क्या होता है, बच्चे गाली देते हैं। एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहे हैं। आप तैयारी करो जैसे हम करवा रहे हैं, A to Z प्रश्नों की प्रैक्टिस करो। अगर यही पता चल जाए पेपर में कौन सा प्रश्न आएगा, पढ़ने के क्या मतलब है। हम नहीं बताते मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतना एक्सपीरियंस है कि हम बता दें 90 प्लस आ जाए, लेकिन हम क्यों नहीं बताते। हमको चाहिए 100 में 100। मोस्ट इम्पोर्टेंट से कभी भी टॉपर नहीं बनोगे। अपने माँ बाप का नाम रोशन करो यार।
यूट्यूब पे इतनी धोखाधड़ी चल रही, बता नहीं सकते। वो 50 रुपए के टीचर ने कसम खा ली है, ऐसी कसम खाई है, मैं खराब करूंगा भविष्य बच्चों का। थंबनेल पे लिख देते 90+ चाहिए, ये हो जाएगा। अरे उन टीचरों को मेरे सामने लाइए, हम उनसे पूछेंगे ये तुमको ये भगवान हो क्या? भगवान हो भाई? आपको तो सभी पता है 90+ जब करवा रहे हो भाई 100 में 100 दिलवा दो, 15 दिन में 5 दिन में बता दो। ऐसी जिंदगियां खराब हो रही, क्या करें? हम समझाते समझाते परेशान हो गए। आपको A to Z पढ़ना है, पेपर चाहे जितना टफ क्यों ना आ जाए, आपके ही आएंगे 100 में 100। मोस्ट इंपोर्टेंट से पता है, जब पेपर टफ आता है निकल जाती है उन बच्चों की जो मोस्ट इंपोर्टेंट से तैयार करके जाते हैं, निकल जाती है। फिर वो क्या करते हैं, उन टीचरों को गाली देते हैं जिन्होंने उनको पढ़ाया मोस्ट इंपोर्टेंट। हमको कभी भी गाली नहीं मिली, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं भाई, कभी भी बच्चा गाली नहीं देता है हमको। वो यही कहता सर बेहतरीन है, बढ़िया जो बताते हैं बढ़िया बताते हैं, कभी भी बच्चों का भविष्य नहीं खराब किया है। तो इसीलिए आप लोगों को भी हम बता रहे हैं। इसको हम रफ कर देते हैं, 1 बाय 1 प्रश्नों को भी बता देंगे कि किस पार्ट से लिया गया है, किस पार्ट से नहीं। आप लोग क्या करो, पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक प्रैक्टिस कर लो, बेसिक और फार्मूले की, और जो प्रश्न हम लगवा रहे हैं इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहो, टॉपर बन जाओगे। ठीक है, अब देख लो इसका हल। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जब हमने पार्ट 8 पढ़ाया तो हमने यही बताया था आपको वक्र लेके चलना होता है। और इसमें भी एक जानकारी है, प्रकार 1 से भी प्रश्न होता है, प्रकार 2 से भी होता है। 2 ही प्रकार के प्रश्न है पार्ट 8 में पढ़ाया था। जिन बच्चों ने मेरे पास ही पढ़ा है पार्ट 8, उन बच्चों को समझ में आ रहा होगा जो हम बोल रहे हैं, और जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है मेरा चैनल, उनको समझ में नहीं आ रहा ये प्रकार 1 प्रकार 2 है क्या। भैया प्रकार 1 प्रकार 2 का मतलब है 2 ही प्रकार के प्रश्न है पार्ट 8 में। हम समझाते हैं, अगर समीकरण चर x और y में एक ही है तो प्रकार 1 का प्रश्न होगा, वो अलग तरीके से लगाया जाता है। अगर प्रश्न में 2 समीकरण मिल जाए चर x और y में तो दूसरे प्रकार का होगा, वो दूसरे तरीके से लगाया जाता है, प्रतिच्छेद बिंदु निकाले जाते हैं। तो देख लो यहाँ पर चर x और y में पहला समीकरण है, चर x और y में दूसरा समीकरण है, तो ये दूसरे प्रकार का प्रश्न है। दूसरे प्रकार का है तो पहले क्या करोगे, प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे। हाँ, पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, ये पता हो जाएगा कि ये परवलय और वृत्त एक दूसरे को कहाँ पे काटेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, ये जानकारी हो जाती है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, दिए गए वक्र लिख लो या दिया गया वक्र लिख लो। दिया गया वक्र, ठीक है, वक्र यहाँ पे परवलय है, x² बराबर 4y, समीकरण 1 डालो। दूसरा जो दिया गया है वक्र क्या है, वृत्त है, लिख लो वृत्त। 4x² प्लस का 4y² = 9, इसे नंबर 2 डाल दो। अब इसके बाद आपको पता है प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए हमने आपको 4G ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी, 4G ट्रिक। आपको समीकरण 1 और 2 में y की घात विषम देख लेना है, विषम जरूर देखना है लेकिन एक घात, वहीं से आपको समीकरण 3 बनाना है। ये 4G ट्रिक है, कभी भी हिलोगे नहीं, चाहे आप अदर राइटर की बुक डालो, चाहे किसी भी राइटर की बुक डालो, जो बता दें वैसा काम करो, कभी भी हिलोगे नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 में y की घात देखेंगे विषम, वो भी 1, जिसमें मिल जाए वहीं से समीकरण 3 बनेगा। तो यहाँ पे देखो x की घात और y की घात, तो y की घात यहाँ पे 2 मिली, तो यहाँ से नहीं मिली y की घात 1, यहाँ पे देखो यहाँ से मिली है y की घात 1 समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आप क्या करो, y का मान निकाल लो। समीकरण 1 से क्या निकालो, y का मान, x²/4, समीकरण क्या डाल दो, 3 डाल दो। ऐसे करके समीकरण 3 पड़ता है। अब आप कहोगे कि सर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें नहीं मिलती है y की घात 1, जब ना मिले y की घात 1
तब मेरे प्यारे बच्चों जैसे निकालते हो प्रतिच्छेद बिंदु वैसे निकालो। जैसे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर दोनों समीकरण मिलेगा, काट दो भाई घटाने पर या जोड़ने पर, ऐसे कट जाते हैं। लेकिन ये विषम घात मिल गई है तो ऐसे समीकरण 3 डाल दो। अब इसके बाद करेंगे क्या, समीकरण एक से आपने निकाला है बाई का मान, अब किस में रखोगे, समीकरण 2 में रखना है। जिससे निकालते हो उसमें नहीं रखेंगे, जिसमें नहीं निकालते हो उसमें रखना है। तो ठीक है, यहाँ पे लिख लो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो। तो यहाँ पर मिला है 4x², यहाँ पे कितना मिला 4, और y का मान रखो तो x²/4 और होल घात कितनी है 2 बराबर 9। अब यहाँ पे कितना आया 4x² + 4 और यहाँ से कितना मिल जाएगा x⁴/16, क्योंकि 2 घात है ना, इसे देंगे 4 हो जाएगी घात और इस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 9। काट लो 4 × 16, तो यहाँ पे आ जाओ। अब इसको हम रफ करेंगे, आपको समझना है क्योंकि ये पार्ट जो है बहुत सरल है और बहुत कठिन भी है। समझ में आ जाए सरल है, ना समझ में आ जाए कठिन है। तो देख लो यहाँ पे कितना मिला 4x² + x⁴/4 बराबर 9। अब लघुत्तम ले लो, 4 का इसमें गुणा करो, 4x² मीन्स 4 × 16 x² और x⁴ बराबर 9। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 4 था तभी यहाँ पे 4 लिखा, और फिर उसके बाद लघुत्तम ले लो, फिर इसके बाद इसका इसमें इंटू करेंगे तो 16x² + का x⁴ बराबर 36 हो जाएगा। सबसे बड़ी घात ये x की, फिर उससे छोटी, फिर अचर पद। अब बताओ गुणनखंड करो, 36 के गुणनखंड करो। 2 संख्या ऐसी बताओ जिनको जोड़ें घटाएं 16 है, 18 दूनी 36, तो x⁴ + का 18x² - 2x² - का 36 बराबर 0। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इसमें x² मिला, x² + का 18, यहाँ पे -2 ले लो, x² + का 18 ही मिलेगा। ठीक है, अब x² + का 18, ठीक है, सेम टू सेम ब्रैकेट एक बार आपको लिखना है, बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में आपको लिखना है। तो x² बराबर यहाँ से मिला -18, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कितना मिला x² बराबर -2, मीन्स माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। घात हटी गई तो रूट आएगा, रूट में क्या मिला माइनस का, तो इसे छोड़ दो, काल्पनिक है ये, वास्तविक लेंगे, काल्पनिक छोड़ देंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा घात हटी +-√2 मिला, तो x का मान हमें प्लस का √2 मिला और माइनस का √2 मिला। समझ गए, इसको छोड़ देना है। अब ये x के मान जो निकले हैं कहाँ पे रखना है, समीकरण 3 में रखना है, उतना नोट करो। इस तरफ हम रफ कर देते हैं। अब इसके आगे आपको लिखना है x के मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो। अब समीकरण 3 देख लो कहाँ पे है, ये है y बराबर x²/4, यही है, ठीक है। रखो मान y बराबर, जब आप रखोगे प्लस का √2 तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर/4, फिर आप रखोगे माइनस का √2, ठीक है, ऐसा करके। समझ गए हो, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके आगे आप लोग नोट करना, देखो यहाँ पे y बराबर क्या होगा, इतना अपान इतना, यहाँ पे इतना अपान इतना, काटा पिट्टी कर लो, 1/2 कामा 1/2, तो प्रतिच्छेद बिंदु पता चल गया। क्या पता चल गया, प्रतिच्छेद बिंदु। अब प्रतिच्छेद बिंदु पता चल गया, देखो कैसे लिखोगे, जब x का मान आपने √2 रखा, कहाँ रखा, यहाँ पर, तो y का मान कितना मिला 1/2, ठीक है। जब x का मान आपने -√2 रखा, कहाँ रखा, यहाँ पर बाद में, तो y का मान बाद वाला देखो कितना 1/2। इतना ध्यान रखना है, जो जिस पे मिल जाए उसी का युग्म बनता है, जो जिस पे मिल जाए। तो प्रतिच्छेद बिंदु से हमने ये पता लगा लिया कि प्रथम चतुर्थांश में और द्वितीय चतुर्थांश में
प्रथम चतुर्थांश में और द्वितीय चतुर्थांश में ये परवलय और वृत्त एक दूसरे को काटेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है? डायग्राम बनाना है, डायग्राम। ठीक है, डायग्राम से पहले कुछ बातें आपको पता हो, जैसे परवलय दिया गया है और ये वृत्त दिया गया है, तो इसमें भी आपको पता करना, शीर्ष है, वृत्त में त्रिज्या है, केंद्र है, ये सब पता हो तभी तो डायग्राम बना पाओगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था? x² बराबर 4y। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे शीर्ष बताइए 0,0। ये शीर्ष हमने क्यों निकाला बताओ? ये शीर्ष इसीलिए निकाला ये परवलय जो है कहाँ से घूमेगा, इसका पीछे का हिस्सा जो है मूल बिंदु से घूमेगा। ठीक है, इतना पता लगा लिया। अब समीकरण 2 देख लो, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है? 4x² प्लस का 4y² बराबर 9। 4 का भाग लगा लो तो 9/4। x² प्लस का y² बराबर 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से केंद्र पता करो, केंद्र और त्रिज्या। देखो हम आपको बताते हैं, जैसे ये है वृत्त का समीकरण, ये याद किया होगा आपने क्लास 11th में। तो केंद्र होता है h और k, त्रिज्या होती है घात हटा के r बोलते हैं। तो h और k, x के पास से h मिलता है, y के पास से k मिलता है। तो यहाँ पे x के पास में कुछ नहीं है और y के पास में कुछ नहीं है, तो 0 0 ले लो, 0 0 ले लो जब कुछ नहीं है। त्रिज्या घात हटा के बताओ 3/2। ठीक है, ये जरूरत थी हमको क्योंकि डायग्राम बनाएंगे इसलिए, इतना नोट करो। अब इसको हम रफ कर देते हैं, इस तरफ हम डायग्राम बना देंगे और प्रतिच्छेद बिंदु ध्यान रखना। चलो अब डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या बना लेना है? वृत्त। ठीक है, ये वृत्त रहा, यहाँ पे x अक्ष ले लो और ये ले लो y अक्ष। x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, इसका अपोजिट ले लो y डैश और यहाँ पे ले लो x डैश। ठीक है, अब केंद्र बताओ 0,0, यही है केंद्र। ठीक है, त्रिज्या बताओ, यहाँ पे ले लो 3/2,0। भाई यहाँ से यहाँ तक क्या है? त्रिज्या है। यहाँ से 3/2,0। 0 क्यों लिखा है? x अक्ष पे 0 होता है बाय। अब इसके बाद में आपको करना क्या है? यहाँ पर भी लिखना है, चाहो तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पर भी लिख लो, यहाँ पर भी लिख लो, लेकिन हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी उसी को लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बताओ परवलय कहाँ पे खींचोगे? ट्रिक पता है? नहीं पता? हम बताते हैं। आपको चर देखना है, चर। आप कहोगे कि सर हाँ x y 2 चर है। अरे चर देखना है, चर पे विषम घात देखो किस पे, जिस चर पे विषम घात है उसी अक्ष पे परवलय बनेगा। तो y पे आपने क्या देखी? वन घात देखी y पे, तो y पे वन घात देखी तो विषम घात मिल गई। ठीक है ना, और उसी अक्ष पे परवलय बन जाएगा और वो भी यहाँ पे प्लस है, तो धनात्मक y अक्ष पे परवलय बनेगा। ये लो धनात्मक y अक्ष पे ये परवलय बन गया, ये लो। समझ में आ गया? ऐसे करके बनाना है। अब प्रतिच्छेद बिंदु देखो, एक यही मिला और एक ये मिला, हमने पहले ही बोला था। प्रतिच्छेद बिंदु प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिख लो √2 कहाँ 1/2, जो हम रफ कर चुके हैं वही लिखना है। यहाँ पे लिख लो -√2 1/2। अब उसने बोला है परवलय और वृत्त के मध्यवर्ती, मध्यवर्ती का मतलब बीच का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त और परवलय। तो वृत्त और परवलय के मध्यवर्ती, यही तो है मध्यवर्ती, बीच का निकालना है क्षेत्रफल, ये निकालना है। अब इसके बाद में पट्टी अट्टी काटेंगे और फार्मूला पता करेंगे कौन सा लगेगा। देखो जैसे ये बिंदु आपको पता है, ठीक है,
पहले तो इसे हम नीचे उतारेंगे, नीचे उतारेंगे तो क्या आएगा, -√2 का 0 आएगा, क्योंकि आपको पता है जब हम लंब डालते हैं, मीन्स हम कहते हैं सीढ़ी लगा दो, लंब आप बोल सकते हो, सीढ़ी भी बोल सकते हो, तो हमने इस बिंदु से सीढ़ी लगाई, सीढ़ी लगाई, कौन उतर के आएगा, ये उतर के आएगा, भुज आएगा। कोटि क्यों नहीं आएगी उतर के, वो तो रोने लगी, वो तो कहने लगी कि मैं तो 0 हो जाऊंगी, मैं क्या करूंगी नीचे जाके, 0 क्यों हो जाऊंगी, x अक्ष पे y का मान 0 होता है, इसलिए वो रोने लगी, तो इसीलिए इस बिंदु से उतर के आएगा केवल भुज। अब यहाँ पे आ जाओ, नीचे सीढ़ी लगाओ, इस बिंदु से क्या उतर के आएगा, √2 आएगा। ये क्यों नहीं आया 1/2 इसलिए नहीं आया क्योंकि x अक्ष पे 0, y का मान x अक्ष पे 0 होता है, वो तो रोने लगी, मैं क्या करूंगी जाके, मैं तो 0 हो जाऊंगी। ठीक है, 0 हो जाओगी तो मैं तो 0 यहाँ पे लिखूंगा। अब समझ में आ गया ये कैसे उतारेंगे। अब पट्टी काटना है। पट्टी कैसे काटी जाती है, पट्टी का ऊपर का हिस्सा चर x व y में, चर x और y में जो समीकरण होगा, ऊपर का हिस्सा टच होगा पट्टी से, और नीचे का हिस्सा अक्ष से टच होगा, अक्ष से, जिस अक्ष पे बिंदु मिल जाए, जिस अक्ष पे बिंदु मिल जाए उसी अक्ष पे नीचे का हिस्सा टच होगा पट्टी का। तो अक्ष देख लो, x अक्ष पे बहुत सारे बिंदु हैं, तो क्या करेंगे हम, पट्टी काट लेंगे। पट्टी, ये लो पट्टी कट गई, ये लो पट्टी कट गई। पट्टी आप ये जो छायांकित है ना, ये छायांकित, कहीं पर पट्टी काटो, चाहे यहाँ पे काटो, चाहे यहाँ पे काटो, चाहे यहाँ पे काटो, चाहे यहाँ पे काटो, कहीं काट लो, आपकी मर्जी। तो हमने यहाँ पे काट ली, ठीक है। अब बताइए, देखो ये ऊपर का हिस्सा किससे छुला, वृत्त से, वृत्त में चर x और y है, देखो ऊपर कैसे छुला। और यहाँ पे देख लो, ये देखो दो जगह छुला है ऊपर, केवल नीचे देखो, नीचे नीचे देखो कितने बिंदु मिले, 3 मिले, 1 2 और लास्ट वाला 3। कहने मतलब ये बिंदु तो अक्ष वाला है, तो अक्ष पे छुलेगा, क्योंकि जिस अक्ष पे बिंदु है उसी अक्ष पे पट्टी का नीचे का हिस्सा छुलेगा, छुल गया। अब जो बात थी, पट्टी का ऊपर का हिस्सा चर x और y से छुलेगा, ये गारंटी है। तो चर x और y से छुलेगा, देखो ये परवलय है, परवलय में चर x और y है, तो छुला ऊपर का हिस्सा, और इससे ऊपर का हिस्सा इससे छुल गया। तो अब बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये ऊपर है, ये बिंदु ऊपर है, और ये बिंदु क्या है, नीचे है। भाई दो बिंदु में देख लो कौन सा ऊपर का बिंदु है, इससे लिमिट पता चलती है। फार्मूला इससे लगेगा, ऊपर कौन है नीचे कौन है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं। तो ये बिंदु और ये बिंदु देखना है, ऊपर कौन सा बिंदु है, नीचे कौन सा बिंदु है। तो ऊपर ये बिंदु है और नीचे ये बिंदु है, तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। अभी बताएंगे, पहले हम लिख देते हैं। यहां से हमको जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, y1 की। तो y1 किससे निकालेंगे, वृत्त से निकालेंगे। तो वृत्त ये देख लो, वृत्त क्या देख लो, ये देख लो वृत्त, ये वाला। तो y1 हम लिखते हैं, तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x²। ठीक है, ये देख लो, ये ऐसे करके हमने निकाला, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब नीचे, नीचे देख लो, ये नीचे जो है ये रहा, ये रहा, यहां से y2 निकाल लो, y2 भैया y2 हमने मान लिया क्योंकि फार्मूला लगाएंगे इसलिए। तो y2 कितना निकलेगा, x²/4। ये लो, घटाने वाला लगेगा फार्मूला, घटाने वाला, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे। देखो इसको हम रफ कर देते हैं। अब बात आती है फार्मूले की। अब यहाँ पे क्या लिखना है, अभीष्ट क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख देते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल। फार्मूला पता है ना, a से b y1 माइनस y2 dx। ये फार्मूला कैसे लगा आपको पता है। जब छायांकित में हम देखते हैं ऊपर कौन सा वक्र है और नीचे कौन सा है,
तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं। ये जानकारी आपको होना चाहिए। अब बात करेंगे लिमिट की। मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा प्रथम चतुर्थांश में छायांकित और द्वितीय चतुर्थांश में छायांकित दिख रहा है, ठीक है। अगर बराबर बंटवारा हुआ है, अगर बराबर बंटवारा हुआ है तब आपको लिमिट ले लेना है 0 से √2 और आपको 2 का गुणा कर देना है। अगर आप लिमिट यहां से यहां तक लेना चाहते हो -√2 से √2, तो 2 का गुणा नहीं करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो आपको कैलकुलेशन सरल करना है ना, तो यहां से ले लो, ये जो है ये यहां से यहां तक, ठीक है। इतना देखो, इतना छायांकित ले लो, इतने का निकाल देंगे और 2 का गुणा कर देंगे, इसका भी निकल आएगा। तो आपको यहां से लिमिट लेना है और 2 का गुणा कर देना है, ठीक है। तो 0 से लिमिट हो जाएगी √2, ये लो √2। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, बाई 1 ये 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस y2 x²/4। अब आपको समाकलन करना है। कितने पद हैं? 2 पद है, दोनों का अलग अलग समाकलन करो। 0 से √2, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² और dx माइनस 2 का गुणा उसमें ही कर दो, 1/4 आगे ले लो और 0 से √2 x² dx। ये 2 का गुणा दोनों का है, इसका भी है इसका भी है, तो हमने दोनों को दे दिया। यहाँ पे अचर आगे करके चर का ही समाकलन होगा। यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, लिख देते हैं a² माइनस x², ये फार्मूला लगेगा 1/2 इंटू x √a² माइनस x² प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x/a और प्लस c, ये फार्मूला लगेगा पहले पद में। और इसमें लगेगा x ही घातीय, वो तो याद ही है आपको, ठीक है। लगाते हैं फार्मूला 2, तो 1/2 इंटू x ले लिया, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस का x²। और जिस पद का समाकलन हो जाता है उस पद की लिमिट पक्की हो जाती है। ये लो लिमिट पक्की हो गई। अब इसके बाद में प्लस 1/2 a² का मतलब 3/2 का होल स्क्वायर साइन इनवर्स x के अपॉन a 3/2, ठीक है। अब इसमें लिमिट लगा दो, इसमें इतने में 0 से √2, पहला पद हो गया। अब दूसरा पद देख लो, ये काट लो पहले, माइनस का 1/2, इसका समाकलन x³ हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से √2, ठीक है। उतना नोट करो। अब इस तरफ जो है हल करवाते हैं। रफ करने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसके आगे, तो बराबर 2, 1/2 कॉमन ले लो, ले लिया 1/2 कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब आप रखोगे √2 यहाँ पे अपर लिमिट, तो √2 और रूट में 9 कर लो 3 का स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 कर लो माइनस, जब यहाँ पे रखोगे x के स्थान पे √2 का स्क्वायर 2 मिलेगा, माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखो, लोअर रखोगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो 0 बता देगा, लोअर लिमिट क्या बता देगा 0, ठीक है। ये 0 हमने कर लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, 1/2 चला गया कॉमन, तो प्लस का 9/4, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 9/4 1/2 कॉमन चला गया, इसमें रखो अपर लिमिट साइन इनवर्स 2 ऊपर पहुंचा दो पहले 2, अब रखो कितना है √2/3, और लोअर लिमिट यहीं पे देख लो साइन इनवर्स, लोअर लिमिट रखोगे ना 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 ही मिलता है। ये पहला पद हो गया, माइनस 1/, कितना हो जाएगा 6, हाँ ठीक है, 3 दूनी 6। अब रखो √2 की होल घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं,
चलो 2 से 2 कट गया, यहाँ से कितना मिला √2, यहाँ से कितना मिला 4 दूनी 8, 1/4 मिल गया रूट में। अब यहाँ से कितना मिला प्लस का 9/4, यहाँ से कितना मिला साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे आ जाओ, इसका मुख्य मान निकाल लो। मुख्य मान मतलब साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है, मुख्य मान निकल आएगा। अब आ जाओ यहाँ पे -1/6, इसे कै बार लिखोगे 3 बार लिखो गुणे में, तो ये बता देगा 2 और √2। कैलकुलेशन करोगे इतना ही मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, उसको नोट कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे कितना मिला √2 और यहाँ पे 1/2, ठीक है, प्लस 9/4 ब्रैकेट में देख लो साइन इनवर्स। देखो इसका मुख्य मान निकलेगा नहीं क्योंकि टेबल में तो पता ही नहीं है, साइन की टेबल में 2√2/3 कितने का मान होता है। जब पता ना हो तो आपको जैसे का तैसा लिख देना है। यहाँ पे आ जाओ, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पे काट लो 2 3 6 माइनस का √2/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितना मिला √2/2, इसे कैसे लिख दो, यहाँ पे √2/2 लिख दो, और यहाँ पे देखो √2/3 है, तो यहाँ पर लघुत्तम ले लो। तो लघुत्तम कितना मिला 3 दूनी 6, तो 3√2 और माइनस का 2 का इसमें इंटू कर दो 2√2 और प्लस का 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हल करेंगे, इस तरफ हम रफ कर देते हैं। एक लाइन लिखना है और कुछ नहीं, एक लाइन लिखने के बाद आंसर शीट आ जाएगी। रफ करने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है। चलो ठीक है, घटा लो 3√2 में से 2√2 घटाओ, तो √2/6 प्लस का 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख दो वर्ग इकाई, क्योंकि इसका मात्रक जो होता है उसको तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका तो गर्दा उड़ गया। नोट कर लो, अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, जल्दी नोट करो इसे। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है। छठे का गा बताया गया है, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z = 4x + y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 कितने व्यवरोध दिए गए? 4 दिए गए हैं। पहले हम आपको बता देते हैं ये प्रश्न किस पाठ से लिया गया है। देख लो यहाँ पे पाठ 12 रैखिक प्रोग्रामन, तो पाठ 12 से ये लिया गया है। ठीक है, इतनी जानकारी हमने आपको दे दी है। अब उड़ाते हैं इसका गर्दा, तो यहाँ पे लिख लो। सबसे पहले आपको प्रश्न में क्या ढूंढना है, अधिकतम या फिर न्यूनतम। देख लो प्रश्न में क्या लिखा है, यहाँ पर बताया गया अधिकतम। ठीक है, सबसे पहले आपको यही लिख लेना है। लिख लो अधिकतम z बराबर 4x प्लस का y। अब इसके बाद आपको लिख लेना है व्यवरोध। मेरे प्यारे बच्चों, व्यवरोध भी बोलते हैं, अवरोध भी बोलते हैं, असमीकाएं भी बोलते हैं। चलो x प्लस का y लेस देन इक्वल 50, 3x प्लस का y लेस देन इक्वल 90, फिर है x ग्रेटर देन इक्वल 0, फिर है y ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसके बाद क्या करोगे, हमने आपको बताया था जब पार्ट 12 पढ़ाया रैखिक प्रोग्रामन का, डेटा को लिखना है। उसके बाद आपको असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेस देन दिख रहा है, हटा देना है और बराबर लगा लेना है, क्योंकि समीकरण का मतलब यही होता है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, अंतःखंड बनाना होता है। बराबर क्या चाहिए, बन। तो बन कैसे मिलेगा, 50 का हर एक पद में भाग लगा लो, ये मिल गया। ठीक है, ये पहला अंतःखंड बन गया, इसे नंबर 1 डाल दो।
अब इसको हम रफ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लो, ये जो दूसरा अवरोध है, अवरोध ही बोलते हैं, विअवरोध ही बोलते हैं, ठीक है। लेस हटा के बराबर यूज करना है, ये बराबर हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। अब बराबर बन चाहिए 90 का, हर एक पद में भाग लगा लो, ये लग गया 90 का भाग बराबर 1, काट लो 3 तिरका 9, x के बटे 30 आया, y के बटे 90 आया बराबर 1, ये दूसरा अंतःखंड बन गया। अब इसके बाद ये देखो, गिरेटर हटा दो, बराबर का यूज कर लो, नंबर 3 और y ग्रेटर देन इक्वल 0 को y बराबर 0 4। इसके बाद क्या करते हैं, जिन बच्चों ने पार्ट 12 नहीं पढ़ा है, रैखिक प्रोग्रामन जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि मजा तो वहीं आया था, यहाँ तो प्रैक्टिस चल रही है। पुट z बराबर 0, कहाँ z है 4x प्लस का y बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस y। अब x यहाँ से क्या निकलेगा, बिंदु, जैसे यहाँ पे 0 है, अंतःखंड नहीं बनेगा, अंतःखंड उसी का बनेगा जिसमें 3 पद होते हैं, 2 चर x और y के, और एक अचर पद होता है 0 को छोड़ के। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 पद दिख रहा है, 2 पद चर x और y के, और तीसरा अचर पद क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, नहीं 0 नहीं दिख रहा है, 0 के अलावा अगर अचर पद है तभी अंतःखंड बनेगा। और यहाँ पे देखो चर x और y के 2 समीकरण में तो 2 पद हैं, लेकिन एक अचर मिल गया, वो भी 0 जब मिलता है तो अंतःखंड नहीं बनता है, फिर क्या होता है, बिंदु निकाले जाते हैं। बिंदु कैसे, इसको उस तरफ लेके गए, माइनस y हो गया, अब y को x के नीचे लिख दो, और यहाँ पे क्या बचा, बन के नीचे 4 लिख दो, x कामा y बराबर -1 4, ठीक है। और ये अंतःखंड बना है, यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि उस तरफ हम रफ करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला हमने वहां पे लिख दिया, x के बटे 50 प्लस y के बटे 50 बराबर 1, क्यों, क्योंकि इस तरफ तो डायग्राम बनाएंगे ना। अब इसको हम रफ कर देते हैं, डायग्राम बनाएंगे, रैपिड फायर, थोड़ा तेजी से ले लेते हैं इसको, रफ करने में टाइम थोड़ा सा जाता है। चलो स्केल निकाल लो, फटाफट स्केल निकालो, फटाफट स्केल निकालो, और ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा खींच लो, उड़ जाएगा इसका गर्दा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये लो ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, और ये देखो क्षैतिज रेखा आपके लिए, बैठ के कर लेते हैं, बैठ के कर लेते हैं भाई, ये लो बैठ के हम ये खींच लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, ये लो आगे बढ़ गई, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि डायग्राम बड़ा बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लो, x अक्ष लिख लो, और यहाँ पे क्या लिख लो, y अक्ष लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, x डैश, और यहाँ पे क्या लिख लो, y डैश। y अक्ष का y डैश हो गया अपोजिट, x अक्ष का x डैश हो गया अपोजिट। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको अंतराल लेना है। अंतराल अपने पास से नहीं लेते, अंतःखंड से लेते हैं। तो देखो x के नीचे 50 है, x के नीचे 30 है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको 10 से अंतराल ले लेना है, 10 बना 50, या 5 से ले लो, 5 दशामन 50, ठीक है। इतना अंतराल लेना कि कॉपी पे आ जाए, इतना ना ले लेना बड़ा सा कि कॉपी पे ना आ जाए। और एक बात बता दें, जितना छोटा अंतराल आपने लिया उतनी सटीक आंसर शीट आएगी, जितना छोटा अंतराल लिया उतनी सटीक आंसर शीट आती है, इतना ध्यान रखना। तो इतना छोटा लेना है कि कॉपी पे आ जाए, तभी बोल रहे हैं 5 से ले लो, 1 से लेना है तो 50, 5 से ले लो तो मिल जाएगा कॉपी पे। तो 5 से लेना है, 10 लाइनें आपको करना पड़ेगी, तो 1 से नीचे 50 है, 1 से नीचे 30 है, अधिकतम 50 है, ठीक है। 5 से ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बढ़ा लो, यहाँ पे एक और बढ़ा लो, ये 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 10 आ जाएगा या नहीं, कि आगे बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा लेंगे उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा सा बनाएंगे, बड़ा सा, समझ में आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम रफ कर देते हैं, और ये ध्यान रखना असमिकाएं, क्योंकि इन्हीं से जो है हम तीर लगाते हैं। तो आगे बढ़ा लेते हैं, हमें पता है यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसको इस तरफ लिख लेते हैं, x प्लस का y लेस देन इक्वल 50, ठीक है।
और इसको भी लिख लेते हैं x प्लस का y लेस देन इक्वल 90। 4 थी, चारों हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर देंगे क्योंकि हम आगे बढ़ा लेंगे इसको। ठीक है, ये लोग बढ़ गई आगे, ये बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई। चलो और डार्क कर देते हैं, डार्क। ये बाई अच हो गया। क्या हो गया? बाई अच। ठीक है ना? ओके मेरे प्यारे बच्चों, एक्स पे तो ले लिया अंतर, y के नीचे तो 50 है, y के नीचे 90 है। y 90, तो 5 से अगर लेना है तो 90 में भाग हो जाएगा, कितनी लेना पड़ेगी? 5 एकम 5 का कितना बचा? 5 एकम 4 तो बचा, 40 हो गए 5 18 लाइनें लेना पड़ेंगे। 18 आ जाएंगी? देख लो, इतने ही दूरी पे ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, एक 9 और एक 10। 10 आ रही हैं, 18 नहीं आ रही। अब बीच में कर लो, छोटा अंतराल कर लो। ठीक है, यहाँ पर भी बीच में बढ़ा लो, अब मिल ही जाएंगी। ठीक है, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना हो जाएगा। इतना हो जाएगा ना, एक्स एक्स पे मिल जाएगा 50। और देखो यहाँ पे देखो 18 बताएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पे अधिकतम मिल जाएगा। ठीक है, इसे हटा दो। चलो अब भाई, अब क्या करेंगे? रेखाएं खींचेंगे। खींचो भैया रेखाएं, स्केल उठा लो। पहली देख लो, एक्स के नीचे 50 है, 5 10 15 20 25 30 35 40 और ये 50 में लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया हमें 50, 0। अब y के नीचे 50 है तो 10 ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 0,50 यहाँ पे मिल गया। 5 का अंतराल है। ठीक है, दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाएगी। खींच लो, दो बिंदुओं से एक रेखा, ये खींच गई। काउंटिंग करते रहना है क्योंकि बाद में हमें तीर लगाना पड़ेंगे। ये नंबर 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे x के नीचे 30 है तो 5 10 15 20 25 30। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 पंचे 30। ठीक है, ये मिल गया। अब y के नीचे 90 है, 18 लाने गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 0,90 यहाँ पे मिल गया। दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो। तो ठीक है, कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो हमने ये रेखा खींच ली दो। अरे भाई, खिसक रही है, खिसक रही है। कहाँ जा रही है खिसक के? कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही है। ये नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखो x बराबर 0, y बराबर 0, ये खींची खिंचाई मिल जाती हैं, खींचना नहीं पड़ती हैं क्योंकि x बराबर 0 y पे आपको मिल जाए तो नंबर यहाँ पे 3 डाल दो। y बराबर 0 ये कहाँ पे मिल जाएगी? x पे मिल जाएगी, खींचना नहीं पड़ती है। ये लो नंबर 4 डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा होगा नंबर 4। यहाँ पे नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। लो, अब तो दिख रहा है भाई साहब, नहीं दिख रहा? दिखना चाहिए यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बिंदु डब्बा बनाएंगे। देखो, डब्बे के लिए आप जब भी बिंदु यहाँ पे दिखाओ, 1 2 3 करके ही आपको गिनना है। चाहे अंतराल आप 5 से ले लो, चाहे 15 से ले लो, चाहे 10 से ले लो। बिंदु की अगर बात करें, अगर इन अंतरालों का यूज कर रहे हो जो 5 का लिया है, 1 2 3 करके ही आपको गिनना है। बिंदु का अलग सिस्टम होता है। तो -1,4 नेगेटिव मिला, यहाँ पे -1 ले लिया और 4 ऊपर गिन लो। 1 2 3 4। ठीक है, इन्हीं को गिन लो। 5 का अंतराल है, कोई बात नहीं, 1 2 3 करके गिनो। आंसर शीट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा और जैसा बता रहे हैं ऐसे ही आप लोग करना। और इतना ध्यान रखना, डब्बे से ही आंसर शीट निकलती है। ये डब्बा बन गया, ये लो। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे क्या, -1,4। और ये डब्बा जो बनता है, जेड की रेखा कहाँ से ऊपर जाती है? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से आपको एक रेखा खींच लेनी है। ये खिंच गई, जेड बराबर 0। ठीक है, अब आपको तीर लगाना है। तीर देखो, पहला जो अंतःखंड बना था
वो किससे बना था? इससे बना था, इससे। लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाए जाते हैं, मीन्स मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु की तरफ आपको तीर की दिशा देनी है तो बोलते हैं अंदर तीर। तो पहली देख लो, पहली यही तो है, तभी तो हमने नंबरिंग की है कि दिक्कत ना पड़े कौन सी रेखा किसकी है, ठीक है। अब दूसरा जो अंतःखंड बनाया था वो इससे बनाया था, ये भी लेस देन इक्वल है, अंदर तीर लगा लो। मूल बिंदु की तरफ आपको दिशा देनी है तीर की तो बोलते हैं अंदर तीर, ये लो अंदर तीर। और मेरे प्यारे बच्चों ये देखो x बराबर 0, y बराबर 0, इसके तीर आप लोग जानते हो। देखो ट्रिक इसके लिए है, ट्रिक किसके लिए? जिससे अंतःखंड बन जाए उसके लिए ट्रिक है कि लेस देन इक्वल है तो अंदर तीर लगाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल है तो बाहर तीर लगाते हैं। लेकिन इसके लिए ट्रिक नहीं है, वो अपने आप से समझना पड़ेगा कि किस तरफ तीर की दिशा देनी है। x का मान 0 या 0 से बड़ा किधर मिलेगा? इधर मिलेगा, यही तो नंबर 3 है, इधर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये तीर लगा लेना ऐसे करके, ये लो तीर लग गए। तीर चाहे छोटे छोटे लगाओ, चाहे बड़े बड़े लगाओ, चाहे दूर दूर लगाओ, चाहे पास पास लगाओ, उससे मतलब नहीं है। अब y बराबर 0, ये देख लो, इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है, समझना पड़ेगा कि तीर की दिशा किस तरफ देनी है। y ग्रेटर देन इक्वल 0, y का मान 0 या 0 से बड़ा, तो यही तो नंबर 4 है, 0 या 0 से बड़ा ऊपर, तो ऊपर लगा लो ये तीर, ये लो ऊपर लग गए तीर, लग गए तीर, ये लो। अब बताइए छायांकित कहाँ पे होगा? छायांकित करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जहाँ पे सारे तीर मिल जाते हैं वहीं पे छायांकित कर लो, फिर दूसरा तरीका भी बताएंगे। तो सारे तीर यहीं पे दिख रहे हैं, यही छायांकित होगा। अब दूसरा तरीका, आपके पास 2-3 पटरी होना चाहिए। 2-3 पटरी का मतलब है आपको रेखाओं पर रखनी है। जैसे इस रेखा ने क्या बोला, इस रेखा ने ये बोला, दूसरा तरीका बता रहे छायांकित का। इस रेखा ने क्या बोला, पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। और इसने क्या बोल दिया, इस रेखा ने, आगे वाले तीर देखो, आगे वाले, इस रेखा ने क्या बोल दिया, पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। इस रेखा ने क्या बोल दिया, नीचे छायांकित नहीं होगा, ऊपर होगा। अब इस रेखा ने क्या बोल दिया, ये वाले मेरे पीछे नहीं होगा, आगे होगा, तो यही तो छायांकित होगा। कहाँ पे होगा, देखो ये तीर, ये तीर देखो, ये तीर। तो ये दूसरा तरीका है। ये दूसरा तरीका क्या है, सॉलिड है। ये दूसरा तरीका सॉलिड है। पहला तरीका ऐसा होता है, कंफ्यूजन हो जाती है। तरीका पहला भी बढ़िया है, जहाँ पे सारे तीर मिल जाए वहीं पे छायांकित कर लो। ये तरीका बहुत बढ़िया है, 2-3 पटरी हो अपने रख लो, आगे वाले जो तीर हैं रेखाओं के उनको पकड़ लो, अपने आप पता चल जाता है कहाँ पे छायांकित होगा। तो हमने आपको सिखा दिया है ये छायांकित होगा। अब छायांकित के भी 2 नाम होते हैं, बताइए। छायांकित के भी 2 नाम होते हैं, एक होता है सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, एक होता है सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है। देखो परिबद्ध तब होता है जब रेखाओं से घिरा हुआ होता है तो परिबद्ध बोलते हैं, जो रेखाओं से घिरा हुआ नहीं होता है उसको अपरिबद्ध बोलते हैं। तो यहाँ पर रेखाओं से घिरा हुआ है तो क्या बोलेंगे, सुसंगत, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। ये लो सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। परिबद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाउंडेड। यहाँ पे लिख देते हैं बाउंडेड, ठीक है। शायद 50 रुपए के टीचरों को ना पता हो इसलिए लिख देते हैं। मेरे वीडियो 50 रुपए के टीचर ज्यादा बात करते हैं, देखते हैं, देखने दो भाई, सीखेंगे कैसे। अब इसके बाद आपको बिंदु ढूंढना है। बिंदु कैसे ढूंढना है, छायांकित के आसपास एक तालाब है, एक तालाब है, तालाब के आसपास आप टहलते हो तो वैसे ही आपको टहलना है और बिंदु देखना है। देखो तालाब के आसपास एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है, चौथा बिंदु ये है। तो मूल बिंदु तो लेते नहीं है, रैखिक प्रोग्रामन में कोई सा प्रश्न हो नहीं लेते हैं। तो 1 2 3 कितने बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं। एक बिंदु आपको मिलेगा, वो भी प्रश्न में क्या लिखा है, अधिकतम। तो अधिकतम बिंदु मिलेगा। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि अधिकतम बिंदु आपको कैसे मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम रफ कर देते हैं। चलो ये तो रफ हो गया, इसे भी हटा दें, कचरा है कचरा। अब ये कचरा हो गया,
कचरा इसलिए हो गया क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, जिसका काम खत्म हो जाए वो कचरा होता है। चलो अधिकतम बिंदु, चलो भैया पटरी फिर निकाल दो दोबारा। पटरी जो है आपने रख ली ना, डब्बे में रख ली, फिर निकाल दो। 10 रुपए वाली खरीद लो, डब्बे में आएगी नहीं जो रखोगे। चलो अब क्या करना होगा, अधिकतम बिंदु ढूंढना है। 1 2 3, 3 में से 1 मिलेगा, 3 में से 1 मिलेगा। कैसे मिलेगा, जेड की रेखा पर ये पटरी रख लो। अब पटरी आगे बढ़ाएंगे, जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा 1 2 3, 3 में से जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा वही अधिकतम बिंदु होगा। तो देख लो आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। कौन सा सबसे बाद में मिला, ये मिल गया। देख लो फिर अगेन ट्राई, आगे बढ़ते हैं। ये लो सबसे बाद में कौन सा बिंदु मिला, ये मिला। दोबारा फिर बताते हैं, देखो सबसे पहले बिंदु ये मिला, छोड़ देंगे। फिर दूसरे नंबर पे ये मिला, छोड़ देंगे। तीसरे नंबर पे ये मिला, यही लेंगे। चौथी बार देख लो, ना समझ में आया हो, आगे बढ़ा, जो सबसे बाद में मिल जाए वही बिंदु। ठीक है, और समांतर रेखा खींच लो। इससे ये पता चल जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि जेड की जो रेखा है, जेड की रेखा से कितनी दूरी पर है ये बिंदु, जिसको बोलेंगे अधिकतम बिंदु। तो कितना मिला, 30,0 मिल गया। तो x का मान हमको 30 मिल गया और y का मान 0 मिल गया। उठा के रख दो अधिकतम जेड में, आंसर शीट आ गई। अधिकतम जेड बराबर क्या है, 4x प्लस का y। 4x का मान 30 और y का मान 0, तो 4 3 12 प्लस 0 बराबर 120। उड़ गया इसका गर्दा। नोट कर लो। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, जल्दी नोट करो इसे। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है। छठे का घ बताया गया है, बिंदु इतने की समतल इतने से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु की समतल से दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लो इसका हल। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, यहाँ पे देख लो, समतल का समीकरण किस रूप में दिया गया है, सदिश रूप में दिया गया है कि कार्तीय रूप में दिया गया है, सदिश रूप में दिया गया है। तो लिख लो यहाँ पे समतल का सदिश रूप में समीकरण वेक्टर r डॉट 6i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप इक्वल 4। अब एक बात आपको यहाँ पे समझना है, जब आपसे कह दे बिंदु की समतल से दूरी ज्ञात कीजिए, तब आपको करना क्या है, कार्तीय रूप में समतल के समीकरण को चेंज करना है। कार्तीय रूप में समतल के समीकरण को चेंज करना है जो सदिश रूप में दिया गया है, क्योंकि सबसे सरल आपको इसका हल मिल जाएगा जब आपसे बिंदु की समतल से दूरी पूछ दे। अगर समतल का समीकरण सदिश रूप में दिया जाए तब आपको किस रूप में चेंज करना है, कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में चेंज करने के बाद और सरल रेखा आपने पढ़ी होगी क्लास 11 में, वही फार्मूला यूज करके और इसका हो जाएगा ताता थैया। याद रखना, कार्तीय रूप में चेंज करके दूरी निकालना है। सबसे सरल है यही मेथड जो हम आपको बता रहे हैं। तो ठीक है, चेंज करेंगे हम कार्तीय रूप में। तो वेक्टर आर जानते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये लो 632 से ये सदिश आपको लिख लेना है। ठीक है, 632 हो गया। अब डाट जानते हो ना, अदिश गुणन। ठीक है, 6 का x में 6x हो गया, प्लस माइनस माइनस 3y हो गया, प्लस 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 2z हो गया, इक्वल 4। जब आपसे दूरी निकलवाए तो बराबर में 0 कर लेना है। एक बात ये भी ध्यान रखना है, ऐसे करके। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम बना लेना ऐसे करके। ये है समतल और बिंदु से दूरी पूछ रहा है। बिंदु कितना दिया गया है, 253। ये माइनस नहीं हमने पढ़ा, हमने बताया दिमाग में रखना है। जैसे ये हमने पढ़ा 632, ये दिमाग में रखना है और लिख देना है।
253, ठीक है। कहता है ये यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी बताना है, ठीक है। और ये जो समतल यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिख लो समतल का समीकरण 6x माइनस का 3y प्लस का 2z और माइनस का 4 इक्वल 0। जेड को क्रॉस बना देते हैं क्योंकि 2 और जेड में अंतर नहीं रहता है, तो इसीलिए जेड को क्रॉस बना देते हैं। तो कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, क्योंकि तुम भी कर सकते हो जेड को क्रॉस, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे ही नंबर मिलेंगे। जब हम पास होते रहे तो तुमको क्या दिक्कत है, आप लोग भी पास हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ये P है, ये Q है, ठीक है। ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये z1 होता है। कुछ नहीं करना है, आपको ये मान यहाँ पे रखना है, x y z दिख रहा है, उठा के रख देना है, ठीक है। सरल रेखा पड़ी होगी आपने, तो PQ बराबर मोड में आपको निकालना है, रख दो 6, फिर खाली डब्बा, फिर 3, फिर खाली डब्बा, फिर 2, फिर खाली डब्बा, फिर माइनस का 4। अब डब्बा भर लो, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे y हो गया और यहाँ पे माइनस का 3 हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, गुणांकों का स्क्वायर, दिक् अनुपात जो दिख रहा है समतल के, इन्हीं का रूट में स्क्वायर करके आपको लिखना है। 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस -3 है, -3 का स्क्वायर लिखना है प्लस, यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर लिखना है। -4 को नहीं लिखेंगे, केवल x y z के गुणांक लेना है, मीन्स दिक् अनुपात। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरफ हम हल करते हैं, उतना आप लोग नोट कर लो। अब दूरी निकालेंगे, दूरी रफ करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो PQ बराबर 12 हो जाएगा पहले पद में, दूसरे पद में 15 हो जाएगा, तीसरे पद में 6 हो जाएगा, -4/36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, ठीक है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, PQ बराबर अंश में देख लो कितना मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों घटा लो पहले, उसके बाद हम माइनस माइनस वाले जोड़ लेंगे। तो 3 बचेगा ना, यहाँ पे -3, -6, -4, ठीक है, हटा दिया प्लस वाले को। यहाँ पे देखो 4 इसे दे दो, 40 हो गया, 9 49 हो गया, ठीक है। मापांक तब तक हम यूज करते रहेंगे जब मापांक के अंदर सरलतम रूप में ना आ जाए। सरलतम रूप बना लो पहले, उसके बाद मापांक हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखो 6 4 10 और 3 13 माइनस का होगा और नीचे 7 निकलेगा, 49 7 निकलेगा ना, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लिख देना है PQ बराबर 13/7। मापांक हमेशा धनात्मक मान देता है, ये आंसर शीट आ गई, नोट कर लो। और आप लोग अगला प्रश्न पढ़ लो, तब तक क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। अड़ा देख लो, अड़ा घा तो हो ही गया है। अड़ा में बताया गया है, एक बिंदु दिया गया है, फिर आगे क्या दिया गया है आप लोग पढ़ लो। चलो हम पढ़ लेते हैं आगे क्या दिया गया है। कहता है एक बिंदु दिया गया है, ठीक है। कहता है इस बिंदु से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण निकालना है। वक्र का समीकरण जानते हो कैसे, चर x और y में या तो x पे या y पे 2 या 2 से ज्यादा घात मिलेगी या दोनों पे मिलेगी, तो बोलते हैं वक्र का समीकरण, ठीक है। आगे लिखा जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता दे दी गई है। पहले हम बता देते हैं ये प्रश्न किस पार्ट से लिया गया है, अवकल समीकरण से लिया गया, अवकल समीकरण से, ठीक है। तो पहले लिख लो बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता बताइए। पहले तो यही बता दो कि प्रवणता को हम dy/dx से लिखते हैं, देखते हैं। अब प्रश्न ने क्या बोला, ये तो हमने आपको बता दिया है बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता इतनी होती है। पार्ट 6 पढ़ा ना, स्पर्श रेखा और अभिलंब, तो आपने सीखा होगा। अब देखो यहाँ पे इसने क्या बताया है, स्पर्श रेखा की प्रवणता दे दी गई, तो इसके बराबर लिख दो dy/dx बराबर 2x/y²।
ये बन गया एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण। कौन सी विधि यूज होगी बताइए? चरों को पृथक करने की विधि, चरों को पृथक करने की विधि, चरों को पृथक करने की विधि। अब दूसरी समघातीय अवकल समीकरण और तीसरी रैखिक अवकल समीकरण। पहले चेक करते हैं चरों को पृथक करने की विधि, फिर उसके बाद चेक करेंगे समघातीय अवकल समीकरण, तब तीसरी भी चेक करेंगे। जो यूज हो जाएगी एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण हल हो जाएगा। तो चरों को पृथक करने की विधि का मतलब ये है कि x का पद dx को और y का पद dy को अगर दे सकते हो तो चरों को पृथक करने की विधि यूज हो जाएगी। तो हम दे सकते हैं, देखो ये y उठा के इसको दे देंगे और ये dx उठा के इसे दे देंगे, चरों को पृथक करने की विधि यूज हो जाएगी। पहली विधि यहाँ पे काम कर रही, तो दूसरी चेक नहीं करेंगे ना तीसरी चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो चरों को पृथक करने की विधि। तो चरों को पृथक करने की विधि में ये y स्क्वायर दे दो इस तरफ और dx का क्रॉस इंटू कर दो। इसके बाद क्या करते हैं, जब चर जो हैं सेपरेट हो जाते हैं, दोनों बच्चों का समाकलन करते हैं। दोनों बच्चों का समाकलन करने पर, दोनों बच्चों का समाकलन करने पर, समाकलन का मतलब ये है आपको सिंबल देना है। समाकलन का सिंबल जानते हो, टेढ़ा मेढ़ा। चलो टेढ़ा मेढ़ा, ये तो टेढ़ा मेढ़ा y स्क्वायर dy बराबर 2 आगे लिख लो, क्योंकि केवल चर का ही समाकलन होता है, इसमें 2 आगे लिख लिया, ठीक है। इसका समाकलन बोलो, एक जोड़ो उतना ही नीचे लिख दो, यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। इसे काट दो तो y क्यू अपॉन 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी, समीकरण नंबर 1 डालो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बिंदु, ये जो वक्र है ना, वक्र का समीकरण मांगा गया, ये वक्र का समीकरण किससे होकर जाता है? बिंदु से होकर जाता है। बिंदु कभी भी होकर नहीं जाता है, कभी भी बिंदु नहीं होकर जाता है, बिंदु फिक्स होता है। रेखा होकर जाती है बिंदु से, वक्र होकर जाता है। तो इसीलिए ये वक्र जो है, वक्र एक बिंदु होकर जाता है, कितना है -2, 3 से होकर जाता है, होकर जाता है या स्थित है। इसका मतलब क्या है, ये x हो गया, ये y। जब भी आपको 2 सेंटेंस मिल जाएं, किताब में लिखे हुए या कोई बता दे कि बिंदु से होकर जाता है या बिंदु से स्थित है, तो x और y का मान होता है, ठीक है। y का मान रख लो, x का मान रख लो, c का मान निकाल लो, एक घात काट दो, 9 मिलेगा ना, एक घात कट गई, 27 हुआ ऊपर, 3 गुना 27, हटाओ उसको। अब यहाँ पे 4 हुआ प्लस का c का मान निकालो भाई, इधर निकालते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। ये लो रफ हो गया, रैपिड फायर, थोड़ा रैपिड फायर, ये लो थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। चलो भाई 9 में से 4 को घटा लो, c बराबर 5 मिल गया। अब इसके बाद करोगे क्या, c का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है, y क्यूब बटे 3 एक्स स्क्वायर प्लस c का मान 5, यहीं पे छोड़ दो। ये आ गया वक्र का समीकरण, वक्र का ये है समीकरण। हमने पहले ही बोला था आपसे, चर x और y में देखना है, या तो दोनों पे घातें 2 या 2 से ज्यादा होंगी, या फिर 1 पे होगी। देखो इस पे 2, इस पे 3 है, तो ऐसे पहचानते हैं वक्र का समीकरण। क्रॉस इंटू करके लिख दो फिर भी ठीक है, या फिर ऐसे ही छोड़ दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्रॉस इंटू करके लिख देते हैं। 3x स्क्वायर प्लस का 15, ठीक है, चाहे यहाँ पे छोड़ दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसका तो गर्दा उड़ गया। अगला प्रश्न हल करवाते हैं, इसको नोट करो, जल्दी नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। रब हो गया, अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है। 6 का चा बताया गया है, एक विद्यालय में शिक्षक के 2 स्थान रिक्त हैं। आगे लिखा है साक्षात्कार हेतु एक पुरुष तथा एक स्त्री आते हैं, ठीक है।
आगे लिखा है पुरुष शिक्षक के चयन की प्रायिकता 1/10 है। ठीक है, पुरुष शिक्षक के चयन की प्रायिकता 1/10 है। आगे लिखा है तथा स्त्री शिक्षक की 1/8 है। आगे लिखा है तो ज्ञात कीजिए कि क्या ज्ञात करना है। नंबर फर्स्ट में दोनों चुन लिए जाएं, दोनों चुन लिए जाएं, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। और यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में दोनों ही ना चुने जाएं, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले बता देते हैं ये प्रश्न किस पार्ट से लिया गया, पार्ट 13 से लिया गया है। ठीक है, अब इसको लगवाते हैं। तो यहाँ पे लिख लो हल। सबसे पहले आपको लिख लेना है प्रायिकताएं जो दे दी गई हैं। तो यहाँ पे देख लो पुरुष शिक्षक के चयन की प्रायिकता 1/10 है। तो पुरुष को हम यम से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पी एम बराबर लिख लेना है 1/10। इसके बाद में आपको यहाँ पे देख लेना है स्त्री शिक्षक की 1/8 है। तो स्त्री को डिनोट करेंगे डब्लू से। तो यहाँ पर पी डब्लू आपको लिख लेना है 1/8। और यहाँ पे सबसे पहले दिया है लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे बताया दोनों चुन लिए जाएं, फर्स्ट पार्ट में दोनों चुन लिए जाएं, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब आपको देखना पड़ेगा कौन सी घटनाएं यहां पर यूज हो जाएंगी। तो देख लो यहाँ पे बता देते हैं, आपने स्वतंत्र घटनाएं पढ़ी हैं। 2 या 2 से ज्यादा घटनाएं जब स्वतंत्र हैं तो क्या होता है, उनका गुणा हो जाता है। और स्वतंत्र घटनाओं में आपको जानकारी ये भी है कि दोनों घटनाएं 2 या 2 से ज्यादा घटनाएं 2 या 2 से ज्यादा एक साथ घटित होती हैं। तो एक फार्मूला बनाया गया है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी। ये बनाया गया फार्मूला, गुणा हो जाता है जब दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं। तो यहाँ पर देख लो दोनों चुन लिए जाएं। अरे भैया दोनों ही चुने जाएंगे, एक साथ घटित होंगी। तो क्या करना है, देखो पी एम और पी डब्ल्यू का गुणा कर देना है। चलो भैया 1/10 1/8 कितना हुआ 1/80। तो आंसर शीट चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये आंसर शीट इसमें ही लाई करेगी। अब सेकंड वाले पार्ट में देख लो, इसने बोला है दोनों ही ना चुने जाएं। ठीक है, ना चुने जाएं तो डैश यहाँ पे यूज होगा। क्या होगा, डैश यूज होगा, डैश यूज होगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे, 1 माइनस पी एम। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा पीई प्लस का पीई डैश बराबर 1। अगर नहीं की प्रायिकता निकालना है तो 1 माइनस है की प्रायिकता निकाल दो। तो नहीं की निकालना है, पता नहीं है तो है की निकाल दो। ऐसे डब्लू के लिए कर लो, ये ऐसे कर लो, दिक्कत क्या है, फार्मूला तो पता है ना, है की प्रायिकता प्लस नहीं की प्रायिकता बराबर 1 होता है। ठीक है, 1 माइनस पी एम 1/10 पी डब्ल्यू 1/8। तो हल करेंगे 9/10 7/8 9 7 63/80। 63/80 कटेगा नहीं, काट के देख लो, 3 2 नीचे 3 1 3 नीचे कटेगा नहीं। तो नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ दो। ये आंसर शीट आ गई। तो प्रश्न 6 जो है कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में आगे के प्रश्न लाएंगे सेट 6 के। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।